हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट में कथन और कारण के संबंध में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज इस टॉपिक पर हम क्वेश्चन सारे देखेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस होंगे जितने भी अब तक पूछे गए हैं। अच्छा, ये जो कथन और कारण होते हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं क्वेश्चंस, जो बच्चों को अक्सर कभी कभी समझ नहीं आते और आता हुआ क्वेश्चंस अक्सर गलत कर देते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, ट्रिक्स के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे और नॉर्मली भी सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कथन और कारण के संबंध में जो क्वेश्चंस आते हैं कम से कम पूरे पेपर में 4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। हर टॉपिक से, हर सीडीपी में हो, चाहे हिंदी पेडागोजी में हो, चाहे मैथ पेडागोजी में हो, चाहे ईवीएस पेडागोजी में, सब जगह एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को तैयार करते हुए चलिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वह है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है। हम आपके लिए डेली इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जितना हो सके, जितना मेरे से हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर नए तरीके के वीडियोस लेकर के आता रहता हूं कि एक सिलेक्टिव टॉपिक आपसे, जैसे आज कथन और कारण देख लिया है ना। कल मैं आपको सीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक होता है कि सीडीपी का जो मुख्य सार होता है वो क्वेश्चंस का वीडियो दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपके इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला देखिए, अभिकथन और कारण। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, अभिकथन है और उसका कारण का मतलब है कि अभिकथन को पढ़िए, फिर इसके आगे शब्द लगा दीजिए, कारण को हटा के लगा दीजिए क्योंकि। याद रखिएगा क्योंकि, तो यही इसका मेन रीजन होना चाहिए। तो यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अभिकथन दिया हुआ है ना, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब अभिकथन कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए, मतलब बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए, बुद्धि के लिए, कि बच्चा तर्क कर सके, उसका बुद्धि का ग्रोथ हो सके, इसलिए स्कूल को बच्चों के बारे में भावनात्मक खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है भाई। देखिए, बच्चे की खुशियाँ किन किन चीज़, बच्चे के अगर आप बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना चाहते हैं तो बच्चे का शारीरिक विकास करना होगा, बच्चे का मानसिक विकास करना होगा, बच्चे का भावनात्मक विकास करना होगा, बच्चे का नैतिक विकास करना होगा, इन सभी चीज़ों का विकास करना होगा। यहाँ पे भावनात्मक की बात हो रही है तो इसका मतलब है, केवल अगर होता टर्म तो ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे भावनात्मक खुशहाली की बात हो रही है तो यहाँ पे ये अभिकथन सही है। अब क्योंकि जोड़ करके हम कथन को पढ़ते, क्योंकि किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा करता है। तो यहाँ पे क्योंकि शब्द लगा करके अगर हमने देखा कि क्या कारण सही है और क्या इसकी व्याख्या कारण अभिकथन की करता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये जो कारण है ये गलत हो जाता है, तो इसका मतलब स्पष्टीकरण भी नहीं हो पाया। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब देखते हैं, कथन दिया गया है, किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तो हम सभी को पता है कि बच्चा जब स्कूल आता है तो वो अपने एक पूर्व ज्ञान से आता है और उसी पूर्व ज्ञान को आधार बना करके टीचर को पढ़ाना चाहिए। तो हाँ, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही दिया गया है, बहुत गौर से समझिएगा। अब हम इसमें तर्क दिया गया है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब अधिगम तब प्रभावशाली अधिक होता है जब हम किसी टॉपिक को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे जो तर्क है ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दिया हुआ है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
तो हम सभी को पता है कि स्कूल में टीचर जो है बच्चों को बोलने का मौका देती है ना, यही तो हमें बताया गया है टैग वर्ड में। तो यहाँ पे विचारों की बात हो रही है, तो विचार साझा करने के लिए प्रेरित कर रही है, चाहे वो विचार जो है क्यों ना भ्रांतियाँ ही क्यों ना पैदा करे, चाहे वो उसके जो विचार हैं कन्फ्यूज़न ही क्यों ना पैदा करते, या फिर उसके विचार सही ना हो, तब भी उसको उन विचारों को एक क्लासरूम में उसको बोलने का मौका देना चाहिए। तो ये अभिकथन जो है ये बिल्कुल सही है। अब हम तर्क देख लेते हैं। क्योंकि भ्रांतियां जो होती हैं, जो कन्फ्यूज़न होता है, वो विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो तर्क है ये बिल्कुल सही है और ये तर्क भी इसकी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए दिया गया है, कक्षाओं में लड़के जो है गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। अब कथन बोल रहा है कि कक्षा में लड़के जो होते हैं गणित व विज्ञान में लड़कियों की अपेक्षा जो है बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या ये जो है सही है? तो ये जो रूढ़िवादिता का जो है उदाहरण है, जेंडर जो है रूढ़िवादिता का उदाहरण, तो ये कथन यहाँ पे गलत है, ध्यान रखिएगा। कारण दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से विद्यमान होती है। तो ये जो दोनों कथन और कारण है ये बिल्कुल गलत है और ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। मतलब ये माना जा रहा है कि इसमें पहले से ही इन्होंने धारणा बना ली है अपने अंदर कि लड़का जो है लड़कियों से बेहतर होते हैं पढ़ाई लिखाई में, गणनाओं के मामले में, है ना, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने पहले से धारणा बना ली। तो ये दोनों ही कथन और कारण यहाँ पे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए जो है दिया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। यहाँ पे जो है कारक दिया गया है, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना जो है सहायक होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व जो है करने में सहायक होता है। तो ये कथन, ये कारण जो है रीजन ये गलत दिया गया है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अब एक कथन दिया गया है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से उनकी आनुवांशिक जो है बनावट को जिम्मेदार माना गया है। तो देखिए ये कथन जो दिया गया है, हमने अक्सर पढ़ा है कि हमने आपसे कहा है कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परस्पर रोल होता है। तो यहाँ पे केवल जो है यहाँ पे जो है पूरी तरीके से आनुवांशिकी बनावट को जिम्मेदार माना है शारीरिक विकास में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, शारीरिक विकास में आनुवांशिकी का तो रोल है, उसके बाद आसपास का वातावरण भी है, खान पान भी है, आप कैसा खाना खाते हैं, है ना, कितना न्यूट्रिशनल खाना खाते हैं, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, इन सब पर भी रोल होता है। तो यहाँ पे ये जो कथन है ये गलत हो जाता है। अब आप देख लेते हैं तर्क, क्योंकि इस क्वेश्चन को आधार बना के हम पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे जो छठवें का आंसर है ये दोनों ही गलत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि शारीरिक विकास में केवल हेरिडिटी ही इन्वायरमेंट मतलब इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हेरिडिटी के साथ साथ वातावरण भी बच्चे के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होता है, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पे जो है तर्क गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया 6 का डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिकथन ए जो है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अब टीचर को छात्रों के बीच में समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की जो है सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है भाई। टीचर का जो रोल होता है वो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए होता है, सर्वांगीण विकास के लिए होता है। अब उस विकास में एक और चीज़ होती कि टीचर सबसे पहले बच्चे की पहुंच के सबसे नज़दीक होता है। टीचर ही जो है बच्चे के समस्या समाधान करता है, टीचर ही बच्चे का मूल्यांकन करता है, टीचर ही बच्चे का अवलोकन करता है। तो ये समस्या समाधान उसी के द्वारा होनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पे अभिकथन तो सही दिया गया है।
अब इस क्वेश्चन को आधार बना के हम तर्क पढ़ते हैं। क्योंकि समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है, यहाँ पे ये सही भी है और ये इस चीज़ को जो है व्याख्या भी करता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। अब समालोचनात्मक चिंतन बहुत सारे बच्चे जो है नहीं पता होगा, तो नोट कर लीजिए इस शब्द को बिल्कुल केवल एक लाइन में, कि समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि बच्चा जो है तथ्य एवं घटनाओं को पहचानना या उनका विश्लेषण करना ही समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। या फिर तर्क में सोचने वाली प्रक्रिया को ही समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। या पूर्वाग्रह, जो भी आपके पास पूर्वाग्रह है उनका अवलोकन करना और उनमें सुधार करना, यही समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो ये इतने पॉइंट से आप चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो यहाँ पे जो है बच्चे के जो है अधिगम में नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, ये बिना नियंत्रण के हो नहीं सकता। तो इस नियंत्रण के लिए विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, हम देते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस देते हैं, हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, है ना, हम ये बताते हैं कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सही है। ठीक, अब हमें तर्क देखना है, क्योंकि जो है हम देखेंगे, क्योंकि अपने अधिगम का नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और उसको कैसे सीखना है। तो यहाँ पे आठवें का आंसर है ए, दोनों ही सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब हम अभिकथन फिर से पढ़ेंगे। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए तथा कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। वही चीज़ है क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया है कि अभिकथन जो है टीचर द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे जो तर्क है वो यहाँ पे गलत हो जाता है, सीधे स्थानांतरित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तर्क गलत हो जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तो बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों और मीडिया से सीखते हैं, यह हम सभी को पता है। तो बिल्कुल सही बात है। आज का जो है हम आज जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, या आसपास के वातावरण से हम ज़्यादा सीखते हैं किताबों की अपेक्षा। ठीक है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए जो है होती है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, प्राथमिक और द्वितीयक कारक इन्वॉल्व होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक जो है साधन इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही भी है और ये जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ जरूर लेना, आखिर तक जरूर देख लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिकथन ए दिया गया है, टीचरों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे उपेक्षा करनी चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे जो है भ्रांतियों के साथ आते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न के साथ आते हैं, अपनी एक नॉलेज के साथ आते हैं और उस नॉलेज की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना, हमें उस नॉलेज का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अभिकथन दिया गया है ये गलत है। अब हम तर्क पढ़ लेते हैं। भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। भ्रांतियाँ जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का जो है एक सीढ़ी है। जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे आप कैसे सीखेंगे। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम में यही तो समझाया है कि जितना ज़्यादा बच्चा अभ्यास करेगा, जितना ज़्यादा प्रयास और त्रुटि करेगा, गलतियां करेगा, उतना ही वो बेहतर और सीख पाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है चीज़ें समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए है, पाठ्य चर्चा जिसे कहते हैं सिलेबस का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भारतीय समाज और संस्कृति की सराहना करे तथा विवेचनात्मक मूल्यांकन पर बल दे। हमें
पाठ्य चर्चा और सिलेबस जो है बच्चों का ऐसा रखना चाहिए जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को मतलब बढ़ाए, ना कि हमें समाज और संस्कृति को ध्यान में रख करके बनाना है। तो यहाँ पे ये कथन जो है गलत हो जाता है। अब इस पर तर्क देख लेते हैं, क्या ये तर्क सही था इसमें। तो पाठ्य चर्चा जो होती है वो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक और निवारण जो है तत्व के रूप में सामने, ये तो भी बिल्कुल गलत है, वाहियात ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पे 12वें का सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। जब आप जो है ग्रुप्स में जो है किसी कार्य को सीखते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, एक दूसरे के जो है सामाजिक क्रियाएं करते हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान की भावना होती है और बेहतर तरीके से सीखते भी है, एक दूसरे का नॉलेज भी शेयर करते हैं। इस पे कारण देख लेते हैं कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए ग्रुप्स में सीखना टीचरों के लिए एक आसान और एक बहुत प्रभावशाली युक्ति है। तो यहाँ पे 13वें का आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन जो आर है वो है गलत है, बाकी सब सही है। तो ए सत्य है और किंतु आर जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अभिकथन दिया गया 14वां क्वेश्चन है, अभिकथन वो बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बेहतर अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले बच्चों से। अब ये कितना सामान्य सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता है कि भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास साधन है, वो ऑब्वियसली अपने निचले से बेहतर जो है ज़िंदगी जी रहा होगा, है ना। मानसिक तनाव की बात नहीं कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहा होगा, उसके पास सुख सुविधाएं होंगी। अब उस सुख सुविधाओं का भोग कैसे कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन सुविधाएं तो होंगी। अब यहाँ निम्न परिवार का बच्चा जो है यहाँ पे छुट्टी मनाने के बाद नानी के घर चला जाता है, मामा के घर चला जाता है, लेकिन पैसे वालों के बच्चे जो है दुबई जा रहे हैं, आबू धाबी जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं, या इंडिया में जो है कहीं भी घूम रहे हैं, शिमला घूम रहे हैं ठंडियों में। और निम्न बच्चे बेचारे ठंड में बस घर के बाहर निकल जाते हैं, स्वेटर पहन के फिर से चले आते हैं इस तरीके से। तो ये जो है यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो 14वें का आंसर जो है पहला ये सही है। तर्क दिया गया है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन जो है में बहुत विविधता होती है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पे सही व्याख्या की जा रही है कि भैया बचपन की जो संकल्पना है वो सार्वभौमिक नहीं होती है, बचपन में जो है बहुत विविधताएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे तर्क सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर पा रहा है। अभिकथन जो है प्राथमिक विद्यालय में गणित जो है पाठ्य चर्चा को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। हम सभी को पता है कि गणित जो है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की जो है मतलब जो है सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। अब प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी बिना चिंतन और बिना सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझाने जैसा कुछ नहीं था, ये सामान्य सा क्वेश्चन है। अभी कथन दिया गया है कि एक बच्चा जो है 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा जो है 15 महीने में चलना सीखता है। और ये क्वेश्चन हमने सीडीपी में बहुत तरीके से किया है। अब हमें इस पर जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम 16वें का कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है भाई, एक बच्चा 11 महीने में चलने सकता है, एक बच्चा 15 महीने में चल सकता है और तीसरा बच्चा हो सकता है वो 18 महीने में चलना सीखता हो। अब हमने इस पर तर्क दिया कि व्यक्तियों में विकास जो है भिन्न भिन्न दरों से होती है। तो बिल्कुल सही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वजह से हो रहा है कि बच्चों में जो है विकास की दर जो है भिन्न भिन्न होती है, हर बच्चे का ग्रोथ अलग होता है, हर बच्चे की जो है क्षमताएं अलग होती है, हर बच्चे की जो है शारीरिक क्षमताएं अलग होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर जो है ए और आर बिल्कुल सही है और ये जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो 16वें का जो है ए आंसर सही होगा। ठीक है, अभी कथन ए दिया गया है प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिए। तर्क दिया गया है कि क्षेत्रफल मॉडल का एक संबंधित जो है सारणी एक दृश्य प्रदर्शन है, अतः ये छात्रों के गुणन की समझ और विवेचन को जो है प्रोत्साहित कर सकता है। तो 17वें का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही जो है व्याख्या करता है, कारण है। ठीक है, मुझे बहुत मेरा गला भारी हो रखा है, बोलते वक्त भी जो है पेन होने लगा है मुझे। अब मैं किसी तरीके से मैनेज कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस को पढ़ाने के लिए। ठीक है,
18वां क्वेश्चन है, अभिकथन जो है, अब शिक्षकों को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम सिखाने के लिए विविध अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो भाई टीचर को बच्चों के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीख सकें। अर्थपूर्ण का मतलब है जो सीखना जो उसके लिए प्रभावी तरीके से हो, कुछ नॉलेज हो, उसमें तर्क हो, और वो सीखने की प्रक्रिया में हम बता, तो अर्थपूर्ण होता है ना। तो ये चीज़ है, जैसे हम कह दें कि अरे यार तुम ना जो है कुछ भी चला लो, उड़ा दो, ऐसे कुछ भी उस तरीके, तो वो अर्थपूर्ण नहीं है ना। तो ये इस तरीके से अर्थपूर्ण जिसका कोई मीनिंग हो। तो यहाँ पे ये जो कथन है 18वें का वो बिल्कुल सही है। अब सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कथन दिया गया है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो अक्सर हमने स्कूल अब देखा है कि शहरी में जो है बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं, पबजी ज़्यादा खेलते हैं, और जो है न जाने कौन कौन से गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अभिकथन तो बिल्कुल सही है गया। अब तर्क दिया गया है कि इन दिनों परिवार और साथियों में अतिरिक्त जो है मीडिया बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल ये भी सही कहा गया है कि भाई समाजीकरण की प्रक्रिया में पहले माता पिता और बाहरी लोग थे, परिवार के सदस्य थे। अब तो सोशल मीडिया इतना इन्वॉल्व हो गया कि छोटा छोटा बच्चा जो है फ़ोन लेकर के घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 19वें का आंसर सही है, और ये जो है व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन 1 और कथन 2 पर विचार करना है। कथन 1 दिया गया है कि टीचर की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। तो यहाँ पे जो है, तो देखिए हमें सही पता है कि हम जो है एक वाचन बोलने की जगह हमें संसाधक के तौर पे, मॉनिटर के तौर पे, हम बच्चे का मूल्यांकन के तौर पे वहाँ पे कार्य करते हैं। तो यह बिल्कुल कथन सही है। अब हम कथन 2 को देख लेते हैं, सही है क्या। तो शिक्षार्थियों में सीखने के व्यक्तिवादी जो है उपागम के आधार पर कक्षा में गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे कथन गलत हो जाता है। व्यक्तिवादी की जगह हमें ध्यान रखना है सामाजिक संदर्भ में भाग लेना चाहिए। याद रखिएगा, सामाजिक संदर्भ में। व्यक्तिवादी जो है शब्द जो है एक टैग वर्ड में, निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन जो है, एक बालक केंद्रित कक्षा जो है व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित जो है पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो यहाँ पे पहले ही जो है कठोर शब्द का इस्तेमाल हो गया है। तो 21वें का तो इसे पहले ऑप्शंस को गलत कर देते हैं कीवर्ड या टैग वर्ड के माध्यम से। अब तर्क देता है कि बच्चा बहुत अच्छा तब सीखता है जब टीचर जो है तानाशाह और नियंत्रक होता है। बिल्कुल भी नहीं, जब टीचर जो है उसके दोस्त की तरह कार्य करता है ना, उसके साथ जो है बिहेव अच्छा करता है, तब बच्चे और अच्छी तरीके से सीखते हैं और अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही जो है गलत हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी है। ठीक, अभिकथन ए जो है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को मानते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवार ही जो है सबसे पहला समाजीकरण की प्रक्रिया में जो है रोल अदा करता है। तो यहाँ पे 22वें का जो है ये सही है अभिकथन। अब तर्क देता है क्योंकि परिवार जो है बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। द्वितीयक नहीं है, ये है प्राथमिक कारक। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिकथन है, पढ़ाते समय एक टीचर को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। तो जब टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में, तो पढ़ाने के जो है बहुत सारे तरीके अपनाने चाहिए। अब बहुत सारे तरीके मतलब भ्रमण हो सकता है, कहानी के माध्यम से पढ़ाए, भ्रमण माध्यम से पढ़ाए, टीवी के दिखा करके जो है बच्चों को पिक्चर के माध्यम से पढ़ा सकता है ना, और पार्क में ले जाके के पढ़ा सकता है, एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करा सकता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो है कर सकता है, स्वयं से बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछो, हम आप उसके आप जवाब देंगे, हम आपसे पूछेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कथन ये है। अब कारक दिया गया है कि टीचर को अधिगमकर्ताओं की विविध जो है आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो 23वें का जो आंसर है ये दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या कर पा रहा है। तो आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिकथन ए है, अभिकथन के अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है।
तो भैया देखिए, जब भी कुछ सीखते हैं आपको सामाजिक भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर खेल सीखते हैं तो सामाजिक रूप से जो है एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करना पड़ता है। आप क्लासरूम में बैठते हैं, एक दूसरे से कॉपी नॉलेज शेयर करते हैं, तब भी और ऐसा ही सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है वो सही दिया गया है। अब हम तर्क देख लेते हैं कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये हमें बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे तर्क है, रीज़न दिया गया है, तर्क दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी आयु के बच्चे के विकास की दर के तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हर बच्चे की अपनी जो है डेवलपमेंट की क्षमता अलग होती है, हर बच्चे की डेवलपमेंट अलग होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम घर आकर के या दूसरे बच्चे की जो है हाइट नाप लें और अपने बच्चे की हाइट नाप लें, फिर कहें कि अरे ये तो 4 महीने बड़ा है लेकिन उसके बाद भी इसकी हाइट छोटी है ना। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है वो गलत दिया गया है। कारण है कि विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चों के लिए एक समान होती है, बल्कि एक समान नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कारण भी गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक टीचर को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक जो है अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। 26वें का तो यह बिल्कुल सही है। भ्रांतियां जो है अक्सर, ये तो फिर से रिपीट हो गया, आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। शिक्षकों को बालकों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चे का जब हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो हमें मूल्यांकन की कई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब कई तकनीक क्या हो सकता है, लिखन शैली में जो है पर्सनल इंटरव्यू ले लीजिए, ठीक है, इंटेलिजेंस जो है टेस्ट ले लीजिए, एग्ज़ाम टेस्ट ले, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे सही है, 27वें का सही है। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक जो है बच्चे की प्रगति और विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है देने के लिए सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे भी सही है, बिल्कुल सही है, आंसर है ए। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को जो है पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन दिया गया है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा जो है संज्ञा की अपेक्षा जो है क्रियाओं पर अधिक बल देता है। देखिए, हम सभी को पता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है बच्चा जो है परिभाषाओं को, नियमों को जानकारी रखने की अपेक्षा इस बात पे ज़्यादा फोकस होता है कि हमें जो है वो खेलना है, क्रियाएं करनी है, खेल खेलना है, खिलौने खेलना है, या अन्य जो है किताबी कॉपियाँ किताब लेकर के इधर उधर पटक पटक के फाड़ देना, ये सब पे ज़्यादा जो है इनको होता है। व्याकरणिक नियमों का जो है अनदेखी की जाती है। उनका शब्द जो है संपदा जो है बहुत सीमित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 28वें का आंसर है यहाँ पे ए और दो दोनों सही है और इसकी व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है अभिकथन एवं कारण के संबंध में जो क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।